हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का। ये लास्ट पार्ट रहेगा। हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को मानता है। इसे हम अगर एक्सप्लेन करें तो कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री में वो एलिजिबल टू वोट हैं, मतलब उनके पास वोट का राइट है। इसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। लेकिन टिल 1989 तक जब 21 प्लस सिटीज़न हो जाता था तभी राइट टू वोट होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक अमेंडमेंट निकाला गया 1989 में, उसमें ये रिड्यूस करके 18 प्लस बना दिया गया। अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसमें इंश्योर किया गया कि कोई भी सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है और जो भी ये प्रोसेस है उनको पता चलने का अधिकार है, और जो भी इक्वालिटी है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब इलेक्शंस कोई भी खड़ा हो सकता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अब वो खड़ा भी कौन हो सकता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि लोकसभा में स्टैंड होने के लिए एटलीस्ट वो पर्सन 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और एक लीगल प्रोविज़न है कि वो इम्प्रिजनमेंट कभी ना गया हो, मतलब जेल ना गया हो, उसने कोई गलत काम ना करा हो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस चीज़ को लेके। और ये भी एक नॉन रिस्ट्रिक्शन है कि उनकी इनकम कितनी भी हो, कितनी एजुकेशन हो, कितनी क्लास, जेंडर हो, सबको राइट होता है कंटेस्ट इलेक्शन में खड़े होने का। कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324(1). इसमें ये बताया गया है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शंस की, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के पास लाई करती है। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर भी हो सकता है और एक मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के एवरी स्टेट के लिए। तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसके लिए इलेक्शन कमीशन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बट जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है वो एक सिंगल बॉडी था, लेकिन अनटिल जब तक जो इलेक्शन कमीशन था जो अपॉइंट हुआ था 1989 में जनरल इलेक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम पे उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। अगर हम फर्दर थोड़ा सा और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन था वो मल्टी मेंबर रहा और पावर शेयरिंग में रहा। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो प्रिजाइड ओवर था इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन कोई पावर इतना कुछ नहीं देते थे इलेक्शन कमीशन वाले। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन था और 2 इलेक्शन कमीशन थे, उनकी इक्वल पावर्स थी कि वो डिसीजन ले सकते थे और कलेक्टिव बॉडी इकट्ठी, मतलब एक साथ रहकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते थे विद द एडवाइस ऑफ कपल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जो ऑफिस होल्ड करता है उनकी या तो टर्म 6 ईयर्स होती है या फिर उनकी एज 65 तक, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी सबसे पहले होगा, या तो एज 65 या फिर 6 ईयर्स कंप्लीट होने पे। To prevent a ruling party from removing a chief election commissioner who refuses to favor it in elections। इसका मतलब ये है कि ऐसा होता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मना कर रहा है या फेवर में नहीं है इलेक्शंस के, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पूरा राइट है कि एक्सपायरी से पहले उस इंसान की, बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि 6 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले या 65 एज होने से पहले वो उसे हटा सकता है। लेकिन दोनों हाउस, पार्लियामेंट हाउस की एक स्पेशल मेजॉरिटी रिकमेंडेशन। अब है हमारा फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब फंक्शंस क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन कमीशन, तो वो ये देखते हैं कि प्रिपरेशन जो हो रही है वोटर लिस्ट की वो एक्यूरेट है कि नहीं। दूसरा, वो इंश्योर करते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो एरर फ्री है और कुछ भी ऐसे नेम ना हो जो एलिजिबल ना हो।
तो थर्ड पॉइंट ये है कि वो डिटरमाइन करते हैं कि जो टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस हैं वो एक इलेक्शन शेड्यूल हो और इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो पोलिंग डेट्स हों और नॉमिनेशन के हिसाब से फुलफ़िल करके सब लोगों को बता दी जाए। और जो पूरे इलेक्शन में है वो एंटायर इलेक्शन प्रोसेस पे वो ध्यान देते हैं और जो भी डिसीज़न हो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जो कमीशन है वो कैंसिल भी कर सकता है इलेक्शन को एटमॉस्फेयर को देख के कि या फिर ये देख के कि फ्री एंड फेयर अगर ना हो रहा हो तो। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो कमीशन है अगर उन्हें ये लग रहा है कि जो ऑर्डर वोट हैं वो सही नहीं जा रहे तो वो रीपोल कर सकते हैं और जो वोट को है वो रीकाउंट करवा सकते हैं अगर वो नेसेसरी लग रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ये भी कर सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पार्टीज़ हैं उनको सिंबल्स भी वो प्रोवाइड करवाता है कि ईच पार्टी को सबको अलग अलग मिले और उस चीज़ को वो ध्यान से यूज़ करें। हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये कहता है कि जो करेंट FPTP इलेक्शन है उस चीज़ को रिप्लेस करके PR सिस्टम में डाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वो फ्री और फेयर इलेक्शन हो और जो वोट बेस्ड हैं वो शेयर हो पाए दूसरे को। और एक स्पेशल प्रोविज़न निकला जाए कि जो इलेक्शंस हैं उसमें 1/3 वुमेन पार्लियामेंट भी हो ताकि वुमेन्स का भी मिलके यहाँ पे ऐड हो पाए। थर्ड ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल फंड उनको निकालना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें क्रिमिनल चार्जेस कर रखे हैं उनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, कुछ भी उनको रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि कोई भी कास्ट या रिलीजन को यूज़ करके ये आगे बढ़ाए उसको पूरा प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। A law should be implemented to regulate the functioning of political parties and to ensure that they operate transparency and democracy। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा लॉ है वो ऐसा बनाए ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका साफ साफ सारी चीज़ें दिख जाए, कोई भी हाइडन चीज़ ना हो।